हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12 के हिंदी के एक ऐसे वायरल पेपर को जिसे यूपी बोर्ड ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया है। तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है। अगर आपको हिंदी में 90% लाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि इसी के आधार पर बिल्कुल जिस तरीके से ये पेपर डिजाइन किया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो देखिए आपका समय रहने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का, आपको पता ही है। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ये भी बात आपको पता होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिए। तो लिखा गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो वहां पे आप टीचर से संपर्क कर सकते हैं जो भी आपकी क्लास में होंगे। अगला नोट हमारे पास, इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, ठीक है। तो 2 खंड है इसमें और दोनों खंडों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहले खंड को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। आप सभी को बता दें तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं यहां से बताते हुए भी चलूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। इसके लिए 1 नंबर मिलने वाला है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना इसमें कौन है? पहला ऑप्शन है सुख सागर, दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु और चौथा है रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। आप सभी लोग इसे टिक कर लेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है आपसे अट्रैक्ट हो जाए। आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। तो यशपाल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सारे क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस क्वेश्चन पेपर को जारी किया है। तो जरूर से जरूर इस क्वेश्चन पेपर को तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल संकीर्त्यायन और रांगेय राघव। तो सही ऑप्शन है पहला विष्णु प्रभाकर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 2 में आएगा और इसमें भी 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये देखिए कमायनी किस युग की रचना है? तो आप सभी को याद रखना है कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और किस युग की है? छायावादी युग की। तो इसमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, छायावादी युग की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इनमें से जो है कौन कवि प्रगतिवादी युग के हैं? तो आप सभी को इसमें याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर जो है ये प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई सालों में लगातार पूछा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। सही ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें से कौन जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है? तो बात करें अगर प्रिय प्रवास की तो ये भी हमारी द्विवेदी युग की रचना है। साकेत भी, भारत भारती भी और कमायनी जो है छायावादी युग की है। तो ये कमायनी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंक नंबर, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की, मतलब भक्ति काल की किससे इनका संबंध है? अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है भक्ति काल के किनसे संबंधित है? तो आगे ऑप्शन इनके दिए गए हैं, आइए उनके ऑप्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पहला राम भक्ति सखा से और दूसरा है ज्ञानाश्रयी सखा से, प्रेमाश्रयी सखा से या कृष्ण भक्ति सखा से। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
कृष्ण भक्ति सखा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। पहला में 5 गद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न में काव्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं, 5 बहुविकल्पी थे। ठीक है, अब जो तीसरा प्रश्न है ना, यहां से हमारा वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होगा। और तीसरा प्रश्न की बात करें तो ये टोटल आपका 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यही पैटर्न होगा आपके एग्जाम का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अगला प्रश्न है ये 10 नंबर का रहने वाला है। तो यहां से आपको जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। देखिए, तीसरा जो प्रश्न होगा आपका ना, इसमें जो प्रश्न होगा, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि एक गद्यांश कोई दे देगा और इसी में से ढूंढ करके यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और पहला और दूसरा प्रश्न जो है बिल्कुल आपका हमेशा कॉमन होगा। पहला ये प्रश्न कॉमन होगा हमेशा कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो भी ऊपर गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखिए। ये हर गद्यांश में आएगा, चाहे आपका कोई भी गद्यांश दिया जाए उसमें संदर्भ पूछेगा ही पूछेगा। और संदर्भ का मतलब होता है कि आपको पाठ का नाम, यानी कि जो भी गद्यांश दिया गया है इसके पाठ का नाम पता होना चाहिए और ये किसने लिखा, यानी कि लेखक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे संदर्भ में लिखेंगे ये सारी चीजें। और उसके बाद से दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है वो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आपके पास जो गद्यांश दिया रहेगा इसमें कुछ जो है वाक्य में रेखांकित किए गए होंगे, तो यहाँ पे जो रेखांकित अंश हैं इनकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो ये 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं और बाकी 3 क्वेश्चन जो है इन्हीं गद्यांश में से पूछे जाते हैं, जो कि इन्हीं गद्यांश को पढ़ने पर हमें आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है गद्यांश को, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखिएगा ताकि आपका 10 नंबर बिल्कुल यहाँ से पक्का हो जाए। और देखिए, और एक कंडीशन और होता है, अगर आपको मान लीजिए ये गद्यांश नहीं आता है तो एक और गद्यांश दे देता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई भी अगर आ रहा है तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, अथवा करके एक दिया है, तो आपको अगर नीचे वाला आता है गद्यांश तो इसको लिख दीजिएगा, अगर नीचे वाला नहीं आता है ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाले को लिख लीजिएगा। दोनों में से किसी एक का ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो चाहे आप इसके 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए या फिर इसके 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों में से जो आपको अच्छे तरीके से याद है, जिसे आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसी को लिखिएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है और दोनों में से कोई भी करेंगे आपको 10 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। आशा करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक इसी तरीके से। चौथा प्रश्न में आपका दिया जाएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आपके पास जो है पद्यांश दिए जाएंगे और ये पद्यांश जो दिया गया है इससे रिलेटेड यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी 2 चीजें कॉमन रहेंगी। पहला तो पद्यांश का संदर्भ और दूसरी चीज कि आप जो है वहां पे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। पद्यांश में भी कुछ वाक्यों के नीचे आपको रेखांकित किए जाएंगे और उस रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। ये 2 प्रश्न कॉमन होंगे और बाकी 2 प्रश्न जो है इसी पद्यांश में से कहीं से पूछे जाएंगे, तो उनमें इनको पढ़ करके अच्छे से आप इनका उत्तर दे दीजिएगा। इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। और एक चीज और जो मैंने अभी गद्यांश में आपको समझाया है, उसी तरीके से पद्यांश में भी आपके पास मान लीजिए ये पद्यांश नहीं आता है तो अथवा करके एक और पद्यांश आपको देता है। आइए उसको भी दिखाते हैं। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमने अभी ये पद्यांश एक पढ़ा, उसमें अथवा करके दूसरा पद्यांश भी हमारे पास दे रखा है और इसमें भी 5 प्रश्न हमारे पास दिए गए हैं। 2 प्रश्न कॉमन है, संदर्भ और व्याख्या। ये 2 प्रश्न तो हमेशा पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी ये 3 प्रश्न में बदलाव हो सकते हैं, जैसा आपका पद्यांश होगा उस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आता है, चाहे आपको ये या फिर पहले वाला जो भी आता है, आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। उन 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर इसमें है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए, हमारे पास ये 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये लेखकों के ऑप्शन है। लेखकों के नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल। ये तीनों अति महत्वपूर्ण ऐसे लेखक हैं जिनका साहित्यिक परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हर सेट में आपको इनका नाम जरूर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित होता है। अगर आप इनका साहित्यिक परिचय लिख देते हैं और इसकी कृतियां लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलता है। तो इन सबका कृतियां, सबका जीवन परिचय नहीं लिखना है, आपको इन तीनों में से किसी एक का ही आपको साहित्यिक परिचय देना है और उसमें उनकी कृतियां बतानी है। लगभग 80 शब्दों में ये प्रक्रिया करनी है और आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से 5वें क्वेश्चन में भी खंड ख करके यहाँ पे देगा और इसमें कहेगा कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 3 कवियों के नाम दिए जाएंगे
जिनमें से किसी एक कवि का ही आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियां को लिखना है, और इसके लिए भी आपको 5 नंबर, यानी कि आपको साहित्यिक परिचय अगर आप 6 यहाँ पे देख रहे हैं, 2 एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको यहाँ से 5 और 5 10 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। लगभग ये भी 80 शब्दों में ही लिखना है। तो आप जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है ये सारी ट्रिक भी मैंने बता दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में से, यानी मतलब कि इन दोनों में से आपके 10 नंबर के सवाल बनेंगे। किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखनी होगी, किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो आएगा प्रश्न संख्या 6 में, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कहानी का उद्देश्य, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए बहादुर और पंचलाइट नहीं पता है तो एक और ऑप्शन आपको मिलता है अथवा करके, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर इन दोनों में से आपको कहानी नहीं पता है, ध्रुव यात्रा की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कहानियां यहाँ पे दी जाएंगी। तो अगर आप 3 कहानियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगभग 4 या 5 कहानी है और आपका जो है पूरा चीज कवर हो जाएगा। जरूर कोई ना कोई एक इसमें आ ही जाएगा। तो किसी एक का ही, चाहे आप बहादुर का लिखे, पंचलाइट का या ध्रुव यात्रा का, किसी एक का कथा वस्तु आपको याद होना चाहिए। उस कहानी को आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से समझ करके, ठीक है। और उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है। इसके लिए आपको जो है 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 5 नंबर उसके लिए मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के पास प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपके पास खंड काव्य आ गया। खंड काव्य आपने क्लास 10th में भी समझा था कि खंड काव्य जो है जिला के अनुसार होता है। तो अगर आप देवरिया जिला के हैं तो देवरिया जिला में आपको पढ़ना है रश्मि रथी, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले का खंड काव्य कौन सा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिख दीजिएगा। मैं वहां पे आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम खंड काव्यों के नाम लिखे गए हैं। अगर आप देवरिया जिला के हैं तो आपको रश्मि रथी खंड काव्य को पढ़ना होगा। और इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जिनका जिनका भी खंड काव्य है उसमें चरित्र चित्रण के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो जिनका भी चरित्र चित्रण पूछा जा रहा है, जिस भी नायक का, उसका आपको याद होना चाहिए और उसको लिख देने से आपको जो है यहाँ पे कितना नंबर मिल जाएगा? तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर? 5 नंबर। लगभग ये भी आपको 80 शब्दों में ही लिखना होगा, ठीक है। अगले अब खंड की बात करेंगे। देखिए ये चीज हमारा खंड क जो है कंप्लीट हो गया है। खंड ख की अगर हम बात करते हैं तो खंड ख में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देख लीजिएगा। खंड ख यानी कि प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 क और ख में विभाजित है। क की बात करें तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखिए। देखिए हमारे पास 2 यहाँ पे गद्यांश दिए जाएंगे जो संस्कृत के गद्यांश हैं, और इन संस्कृत के गद्यांश में से हमें क्या करना है? इनका संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखने के बाद इनका हिंदी में अनुवाद करना है। तो चाहे आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला, 2 ऑप्शन यहाँ पे है, अथवा करके दिया गया है। चाहे आप ऊपर वाला आपको अगर पता है तो ऊपर वाला लिख दीजिए, इसका संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद, और नीचे वाला पता है तो नीचे वाला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो आप जो है अच्छे तरीके से लिखिएगा। ऐसे प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे। आगे बात करें तो अगला जो आपका ख नंबर आएगा, इसमें कहेगा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए, ठीक है। तो हिंदी में संदर्भ लिख करके हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए हमारे पास पहला और दूसरा इस तरीके से 2 पद्यांश दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों में से आपको, दोनों पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का ही आपको संदर्भ या अनुवाद लिखना है। तो ऊपर वाला लिखना है तो नीचे वाले छोड़ दीजिएगा, नीचे वाला लिख रहे हैं तो ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। किसी एक का ही आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 9 में है, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसमें से किसी एक का वाक्य लेकर के आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, और दाल में काला होना यानी कि शंका होना। तो इस तरीके से इसका अर्थ लिखिए और इसको जो है वाक्य में भी प्रयोग कर देना है। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ये व्याकरण के पार्ट से है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन आएगा अपठित गद्यांश पे आधारित, ठीक है। अपठित गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न आपके पास आएगा, इसमें आपके 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इन्हीं 3 प्रश्नों को पढ़ करके और इस गद्यांश में से ढूंढ कर इसका उत्तर लिखना है। आपको यहाँ से 2, 2, 4, 1, 5 नंबर निर्धारित किए जाएंगे
जाएंगे, 5 नंबर यहाँ से आपका मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का ये अपठित गद्यांश होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ऊपर वाला अपठित गद्यांश नहीं समझ आ रहा है तो आप नीचे वाले अपठित गद्यांश को पढ़ करके इसके 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, तभी भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। इसमें थोड़ा सा व्याकरण का पार्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि वसन और व्यसन, इसमें सही युग्म वाले शब्द कौन कौन से हैं, मतलब कि सही अर्थ का चयन करना है। तो वसन और व्यसन का अर्थ क्या होता है, वस्त्र और आदत। क्या होता है, वसन माने वस्त्र, व्यसन माने आदत। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ये आपको लिख देना है, इसका जो शुद्ध है हमारे पास ये है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है अंबुज और अम्बुद, इसके लिए 1 नंबर मिलेगा ऊपर वाला, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अंबुज और अम्बुद का मतलब क्या होता है, अंबुज मतलब होता है कमल, अम्बुद मतलब होता है बादल। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए इसके ऑप्शन कहाँ कहाँ है। तो नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, तो यहाँ पे बात करें तो कमल और बादल, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, तो अब इनमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। देखिए अंबर, पट, विधि, नाग, इनमें से किसी एक का जो है 2 अर्थ लिखना है, यानी कि इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो आप इसे लिख दीजिएगा, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास वाक्यांश दिए गए हैं, जैसे कि पहला है जो आंखों के सामने हो, इसको हम क्या कहते हैं, तो जो आंखों के सामने होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। और अगला जो आपके पास है, अगला आपके पास है कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें से किसी 2 वाक्यों को, देखिए ये जो वाक्य बने हुए हैं ना, ये गलत वाक्य है, इनको शुद्ध करके लिखना है। थोड़ा बहुत आपको अंतर देखना होता है, इसके लिए 2 नंबर आपको निर्धारित किए जाएंगे, यानी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में रस, छंद, अलंकार आएंगे। तो क वाला बात करें तो इसमें रस, ख वाले की बात करें तो अलंकार, और ग वाले की बात करें तो इसमें छंद। तो देखिए रस में क्या, वीर अथवा हास्य रस, तो 2 रस का नाम जरूर देगा। हो सकता है कि आपको करुण रस दे दे और हास्य रस दे दे। वीर रस, हास्य रस की बात किया है, कभी हो सकता है श्रृंगार रस और करुण रस की बात कर दे। ठीक है, तो इसका अस्थायी भाव के साथ साथ इसका उदाहरण जो है और इसकी परिभाषा भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, रस की परिभाषा और उदाहरण आपको पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर में श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं तो दोहा और सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो आपको जो है दोहा में सोठा या दोहा, इनका अगर आपको याद है तो इनके लक्षण लिखिए और मात्रा सहित आपको उदाहरण देना, यानी कि यति और गुरु का जो चिन्ह होता है उनको लगा करके आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। 2-2 नंबर के प्रश्न है, यानी कि 2-2-2 6 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है 6 नंबर का प्रश्न है। आगे बात करते हैं तो 13 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है एक पत्र लिखना है। अब ये पत्र अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे भी हमारे पास एक पत्र दिया गया है। इसको क्या करना है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपको याद है तो उसको आपको लिख देना है, यहाँ पे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, अब ये हमारे पास जो प्रश्न है ये निबंध से रिलेटेड है। ठीक है, अपनी भाषा शैली में, खुद की भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है और जितना आकर्षक आप निबंध लिख सकते हैं उतना आकर्षक लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर आपसे अट्रैक्ट होकर के पूरा नंबर दे, क्योंकि निबंध आपका 9 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो निबंध में आप सभी को यहाँ पे जो भी निबंध दिखाई दे रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको हो सके तो इस साल जो है आपको कुंभ पर याद रखना है, महाकुंभ पर। ठीक है, महाकुंभ मेले पर आपको निबंध तैयार कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो हो सकता है कि इस पे आपके निबंध पूछ लिए जाए। तो देखिए पहला आपके पास निबंध आएगा, देश में बेरोजगारी की समस्या। दूसरा आतंकवाद की समस्या और समाधान। तीसरा वृक्षारोपण का महत्व। और भी बहुत सारे निबंध यहाँ पे ऑप्शन में दिए जाएंगे। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, किसी एक का ही निबंध। जैसे कि आप अगर पहले वाले पर लिख रहे हैं तो पहले वाले पर ही लिखेंगे, बाकी 2 निबंध 3 निबंध नहीं लिखना है, एक ही निबंध लिखना है आपको, जिस पर आता है, जिस पर अच्छे से
समझ में आ रहा है आपको, जिस पर आप लिख सकते हैं बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से, तो उसी पर आप निबंध लिखिएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे 9 नंबर निर्धारित हो जाएंगे। अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी में 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 95 से भी अधिक आ जाएगा अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से किए हैं। नंबर 100 में 95 से अधिक ही आएगा, बिल्कुल भी आपका कम नहीं आएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते हुए चलिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।